प्रिय विद्यार्थियों, युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज जिन संबोधों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर, किसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम घनकोण के बारे में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें हम विस्तार से थोड़ा सा और बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, साथ ही गॉस प्रमेय अथवा गॉस का नियम, इन संबोधों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाने क्षेत्रफल वेक्टर, जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसमें हमारे पास लंबाई चौड़ाई हो सकती है या भुजा हो सकती है। तो क्षेत्रफल हमारा 2D डायमेंशन होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। और 2D डायमेंशन में हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि है, इसलिए हम उसको वेक्टर बोलते हैं। और सदिश राशियाँ आप जानते हैं, उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो वो सदिश राशियाँ हमारी क्या कहलाती हैं? परिमाण के साथ साथ जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर अब एक समतलीय क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक समतलीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिखाया गया है। और इस समतलीय क्षेत्रफल पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इस क्षेत्रफल में जो है डेल्टा एस लिखा हुआ है। तो ये जो है डेल्टा एस उसका जो है परिमाप है। परिमाप में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो हमारे उसकी परिमाण की हम बात कर रहे हैं, और इसकी दिशा हमेशा जो है क्या होती है, अभिलंबवत। यहाँ पे आप देख रहे एन कैप दिखाया गया है। तो एन कैप माने क्या होता है, हमारा एकांक सदिश होता है। और एकांक सदिश का मतलब क्या, उसकी जो दिशा है वो केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। हम पिछली बार कक्षा में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि एकांक सदिश उसको प्रदर्शित करता है, केवल उसकी दिशा को बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस इजकल टू होता है एन केप डेल्टा एस, यानी जो है हमने पिछली बार में हमने बात की थी आपसे कि डेल्टा एस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने बच्चों ध्यान रखना है कि आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक्स में, उसमें कहीं पर भी वेक्टर का साइन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एस यहाँ पे आप देख रहे होंगे डार्क में आपने लिखा है, तो वो आप में गहरे अक्षरों में जो है लिखा होगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि उसके ऊपर वेक्टर है, यानी तीर का निशान है। तो जो हमारे पास तीर का निशान होता है, हमने बताया था उसको हमारे पास सदिश है, वेक्टर सदिश है, उसका जो एकांक सदिश उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एन कैप उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। डेल्टा एस यहाँ पे ये जो है बोल्ड लेटर में नहीं है, यानी ये जो है इसको आप इसको देखोगे ये डार्क में नहीं होगा, गहरे अक्षरों में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका परिमाण होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस इजकल टू हो जाएगा एन कैप डेल्टा एस। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये पहले बताया था कि डेल्टा एस हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा डेल्टा एस पर बाहर की ओर होती है, ये ध्यान रखना आपने। अभिलंबवत होती है, 90 एंगल बनाती है यहाँ पे, और हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा एस बराबर आप इस तरीके से इसको जो है लिखेंगे एन कैप डेल्टा एस। यहाँ पे हमने आई जे के वाला भी आप लोगों को एग्जांपल बताया था, तो उस पर आप देखेंगे कैप लगी होती है, तो कैप हमारी क्या कहलाती है, एन कैप जो है बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। इसको हम एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, आउटवर्ड, यानी जो है उसके अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। यहाँ तक आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम जब गॉस के नियम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। तो डेल्टा एस जो है क्या, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। यानी हमारे पास ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है, इसको ये हमारा सदिश होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर एस होगा, कहीं पर ए भी होगा, आपको ध्यान रखना है। एरिया को कहीं पर ए रिप्रेजेंट कर देगा, कहीं पर आपको ए रिप्रेजेंट कर सकता है किसी बुक में, या कहीं पर आपके क्वेश्चन में ए भी आ सकता है। तो ए से एरिया भी आ जाता है, एस से सरफेस भी आ जाता है, तो इसलिए एस भी कहीं पर होगा, तो ध्यान रखना है। आपकी बुक में एस है तो एस से भी आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं घन कोण पर। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। अभी तक आपने कोण के बारे में बात की होगी, तो जो कोण आपने देखा है कि किसी भी वृत्त पर हम एक ऐसा चाप होता है जिसके द्वारा जो है केंद्र पर अंतरित कोण, उसको हम क्या कहते हैं, कोण हमारा होता है। तो वो जो है चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। समतल कोण की हम जब बात करते हैं, लेकिन घन कोण की जब हम बात करेंगे तो उस पर हमारे पास 2D जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास जो वृत्त की जब हम बात करते हैं वो 2D डायमेंशन होता है। लेकिन जब हम गोले की बात करते हैं, एक
स्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो एंगल आता है वो घन कोण में आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है सॉलिड एंगल। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किसी गोल या स्पेरिकल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को क्या कहते हैं, हम घन कोण कहते हैं, और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने ध्यान रखना कि ओमेगा का साइन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सरफेस हमने जैसे लिया, तो एक गोल या स्फीयर हमने लिया, तो इसके द्वारा जो है, इसके सरफेस के द्वारा जो है क्या होगा, कोई भी एक छोटा सा एरिया लिया वहाँ पर, उसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये छोटा सा पृष्ठ के एक वजह से लिया है, तो एक छोटे से पृष्ठ यानी जो हमने एरिया वेक्टर लिया वो डी एस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डी एस एरिया वेक्टर है, और यहाँ पे डी एस के कारण जो है इस पॉइंट पर ओ पर जो है जो कोण बन रहा है वो हमने छोटा सा कोण लिया है डी ओमेगा। पूरी सरफेस के कारण अगर हम लेंगे तो ओमेगा लेंगे पूरे स्फीयर के कारण, लेकिन अगर हम छोटे से सरफेस एरिया के कारण ले रहे हैं तो वहाँ पे हमने डी ओमेगा लिया है, यानी एक छोटा सा कोण घन कोण लिया है, तो उसको हम घन कोण कहेंगे एक छोटे से सरफेस के कारण। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। डी ओमेगा को आपने कैसे लिखना है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है एक छोटा सा घन कोण जो निकला है डी ओमेगा, वो होता है हमारे पास डी एस, यानी एक जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है, पूरा सरफेस ना लेके हमने उस सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया है, उसको हम एरिया वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, तो डी एस हमने लिया है, उस डी एस और उसकी जो दूरी होगी केंद्र से आर, उसके वर्ग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना आपने। 2D जो डायमेंशन था उसमें हमारे पास क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या ही क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कोण जो हमारे पास सॉलिड एंगल आएगा जिसको हम घन कोण कह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो इस डी एस यानी जो है क्षेत्रफल वेक्टर के और उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है। जैसे आप ध्यान है 2D डायमेंशन की हम जो वृत्त की बात कर रहे हैं वहाँ पे उसका जो मात्रक होता है कोण का, वहाँ पे रेडियन आता है, वहाँ पे क्या आता है, रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मात्रक आएगा वो भी आपको ध्यान रखना है, स्टेरेडियन वहाँ पे इसका मात्रक, यहाँ पे जो है घन कोण का मात्रक आता है। और जब हम संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल को हम देखें तो संपूर्ण गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे स्फीयर का जो हमारे पास जो एरिया आता है सरफेस एरिया, उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारे पास जब पूरे एरिया के लिए जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे हम डी एस ना रख के क्या रख देंगे, हम डी एस ना रख के वहाँ पे हम इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम जो है ये जो संपूर्ण एरिया यहाँ पर है डी एस, इसकी जगह अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे रखेंगे और अपॉन में क्या है हमारे पास आर स्क्वायर है, तो यहाँ से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण अगर हमें घन कोण देखना हो तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा जो मान होगा यहाँ पे जब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे तो डी ओमेगा की जगह ओमेगा आ जाएगा, और तब हमारे पास पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो कोण आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ये हमारा रेडियन में नहीं आता, ध्यान रखना है, स्टेरेडियन में इसका मान आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने जो है 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया, तो इसका मान जो है 4 पाई आ जाएगा। घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, अभी जो हमने बात की थी इस पर, तो ये ध्यान रखना आपको, स्टेरेडियन, इसको एस आर से हम इसको दिखा देते हैं, तो स्टेरेडियन इसका जो मात्रक होता है। इसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जो है बात की, पिछले क्लासों में भी इस पर चर्चा की जा चुकी है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो है इस पर भी बात हो चुकी है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। इसको हम अच्छे से एक एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको जो है एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक सिमुलेशन के माध्यम से इंटरेक्टिव तरीके से आप लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने रखा, तो ये जो है आप देख रहे होंगे पॉजिटिव हमने चार्ज रखा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये आउटवर्ड है, यानी जो है क्या होती है, रेडियल होती हैं और बाहर की ओर होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक टेस्टिंग चार्ज लेके चलेंगे, ये हमारे पास सेंसर है, तो ये टेस्टिंग चार्ज उस समय जो है क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन की जो है डायरेक्शन भी दिखाएगा, साथ में इस पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी बता रहा है। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसके पास जाते हैं वैसे वैसे देख रहे होंगे इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, यानी जो है उसका लेंथ बढ़ने का कारण क्या है, उसका परिमाण बढ़ रहा है, यानी जो है फोर्स जो है बढ़ रहा है। जैसे जैसे दूरी कम हो रही है उसके चार्ज की आर के व्युत्क्रमानुपाती की जो हमने बात कर रहे थे, रिसिप्रोकल, यानी जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे आर का मान कम होगा वैसे वैसे आप देख रहे होंगे फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स भी कम हो रहा है। ये सेंसर हमारा यही काम करता है। तो इसमें हमारे पास इसको हमने टेस्टिंग चार्ज वहाँ पे हमने इसका नाम दिया था। और हम क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम एक नेगेटिव चार्ज भी हम रखते हैं तो आप देखिए इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ये जो सेंसर है, अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इस पे फोर्स जो है किधर की ओर लग रहा है, प्लस से की वजह से रिपल्सन होगा और माइनस की वजह से अट्रैक्शन होगा। तो देख रहे होंगे इसी डायरेक्शन में इस पे लग रहा है। तो देखिए आप देख रहे होंगे तो जैसे जैसे इधर की तरफ दूर ले जाएंगे तो हम क्या हो रहा है, देखो तब भी जो है इसका हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स इस पे लग रहा है, यानी जो है प्लस की वजह से रिपल हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, माइनस की तरफ से भी इधर से, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऐड हो जा रहा है दोनों के दोनों एक जगह। ऐसे यहाँ पे देखो आगे ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम क्या करें, अगर हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लें तो ये वाली आपने फील्ड लाइंस आपने देखी होगी आपकी बुक्स में, इस तरीके से भी फील्ड लाइन बनी हुई है। तो यहाँ से ये ऐसे बाहर की ओर निकल गई। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम इस सेंसर को नज़दीक में लाएं तो आप देखेंगे इस समय प्लस भी इसको क्या कर रहा है, रेपल कर रहा है, ये भी इधर को रेपल कर रहा है, लेकिन इनके बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसकी वजह से जो है इस पर मैग्नीट्यूड जो है इधर की तरफ लग रहा है। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूछा जाए कहाँ पर ऐसा होगा कि जहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए आती है। देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी इसकी लेंथ नहीं आ रही, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो गया। तो वो कंडीशन आपको निकालने के लिए आएगी। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो फील्ड लाइन्स है ये प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग इन सिमुलेशन के माध्यम से आप समझ पाए होंगे किस तरीके से जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे हमने जो है ये फैट सिमुलेशन के माध्यम से इन पे हमने बात करी। अब हम आते हैं वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यानी जो हमारे पास अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। अभी हमने जो सिमुलेशन में देखा तो जो वैद्युत बल रेखाएं थी वो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खींची थी उस पॉजिटिव की वजह से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्यों, तो इसकी वजह से बाहर की ओर है। तो ये वैद्युत फ्लक्स हम किसे कहेंगे उसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी एक काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऐसा पृष्ठ यहाँ पे काल्पनिक ले लिया है और एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे ले लिया है, एक P1 पे एक P2 पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इससे जितनी भी बल रेखाएं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर पा रही हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर निकल पा रही है लंबवत, उन बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, जिसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो है जैसे जैसे अगर हम एरिया अगर हम सेम रखें तो अगर हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फ्लक्स भी कम होगा क्योंकि उसके अंदर की फील्ड लाइंस भी कम गुजरेंगी, और जैसे जैसे उसके पास लाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा उसके अंदर से होकर गुजरने वाली है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आई होप यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेना है, आगे जाके हमने एक जो है इमेजिनरी एक पृष्ठ ले लिया और उसके अंदर से जो भी हमारे पास फील्ड लाइंस उसके अंदर से निकल रही है उसी को हम क्या करें, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारी अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्केलर गुणन हम जब हम कर लेते हैं तो ई डॉट डी ए, यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, ई डॉट डी ए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, और इसकी वजह से अगर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ कहीं पर भी अगर हमने खींचा है और यहाँ पर हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया, ये वाला छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे ये जो इसका हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर हमारे पास इधर की तरफ हम इसको दिखाएंगे, जिसको हम डी ए से दिखा रहे हैं, ये वेक्टर डी ए होगा। और अगर हम यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास इसकी जो फील्ड लाइन्स है वो इस तरीके से जाएंगी सीधे अभिलंबवत, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ये लाइन जो है सीधी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर ई बन रहा है, वेक्टर ई,
आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास जो वेक्टर ई है, तो वेक्टर ई और डी ए के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अभिलंबवत है तो आप समझ पाएंगे कि थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो हम जो है इसका जब हम स्केलर गुणन करते हैं किसका, वेक्टर ई और डी ए, यानी जो हमने वेक्टर हमने कहा था किसको, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसको कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी स्केलर गुणन करते हैं तो उसका जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम डी फाई ई से कहेंगे। डी फाई ई क्यों दिखाया, क्योंकि हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं जिसको हम डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल नहीं लिया। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देते, तो हमारे पास पूरे सरफेस के यानी जो हमने काल्पनिक पृष्ठ किया उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाता है। तो डी फाई ई से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम संपूर्ण पृष्ठ से कैसे निकालेंगे, अभी मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और एक होल यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सर्कल लगा रखा है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन। यानी जो है हम क्या कहते हैं, होल सरफेस के लिए हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है, इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। तो पूरे सरफेस के लिए जब हमें निकालना होगा तो हमें एक इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, उसके नीचे एस लिख देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस एरिया तो उसकी वजह से हम ई डी ए, यहाँ पे एस न लिख के ए भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम इसको हम ए भी कर सकते हैं क्योंकि एरिया हमने ए लिया है, तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ए करेंगे तो ये डी ए का हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, एरिया वेक्टर ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं। यहाँ पे एस की जगह आप ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप तक क्लियर हो पाया होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब भी आपने निकालना तो उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन, आप समाकलन का साइन लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो अभी हमने दिखाया था, पॉजिटिव नेगेटिव बल रेखाएं हमारे पास धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की, और यहाँ पे आउटवर्ड देख रहे होंगे, यहाँ इनवर्ड हो रही है प्लस से माइनस की। और यहाँ पे हमने एक काल्पनिक पृष्ठ, देखिए यहाँ पे हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया है, ये इस तरीके से देख रहे होंगे काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पे हमने ये दिखाया, ये काल्पनिक पृष्ठ है हमारे पास, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि काल्पनिक पृष्ठ जब भी आप खींचेंगे गॉस के लिए परिमेय में, तो वहाँ पे हम गॉसियन पृष्ठ उसका नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी एक पृष्ठ ले लिया हमने जिसका क्षेत्रफल हमारे पास ए है, एरिया वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन होगी आप देखेंगे डी ए, वो जो हमने एक छोटा सा अवयव इसमें लिया है डी ए, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आप देख रहे इस पृष्ठ के अभिलंबवत। वेक्टर जो हमारे पास डी ए है इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ई की जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर ई की आपके पास जो डायरेक्शन होगी, आप देख रहे होंगे ई की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस जो बल रेखाएं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके स्पर्श करती हुई जब हम खींचते हैं, उसका टेंजेंट जब हम खींचते हैं स्पर्श करते हुए, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन होती है, यानी वैद्युत बल की भी डायरेक्शन वही होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई और डी ए के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हमने किससे दिखा दिया, थीटा से दिखा दिया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे इस पूरे छोटे से अवयव के कारण निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, ई और डी ए के बीच का कोण थीटा था, तब आपने क्या लिख दिया इसको, ई डॉट डी ए लिख दिया वेक्टर में, तो ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, आपने 11th में देखा होगा ए और बी, ए डॉट बी का जब हम वेक्टर करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या निकलता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ई डॉट डी ए करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे हमारे पास ये आया फाई ई बराबर, हम पूरे सरफेस के लिए जब हम निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे एस की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको ए भी आप इसको कर सकते हैं। ए अगर आप लेंगे तो ई डॉट डी ए, इसका जो है यहाँ पे हमने ए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हमारी कांस्टेंट होती है पूरे सरफेस के लिए। अगर हमारे पास जो हमने सरफेस लिया है, अगर आर हमारे पास सेम है तो प्रत्येक दूरी पर क्या होगा, ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। कॉस थीटा भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे केवल, और पूरे सरफेस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे हमने पूरे सरफेस स्फीयर का निकाला था तो एस निकल गया था, वैसे डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हम फाई ई बराबर क्या लिख लेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे इसकी वैल्यू हमने ए रख दिया, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो अब आपने जो है कुछ कंडीशन आपके पास आएंगी वैद्युत फ्लक्स के लिए, उन कंडीशंस को आपको भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से होंगी ये कंडीशन है। यहाँ पे सबसे पहले यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक क्षेत्रफल ए ले लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख रहे होंगे इससे कैसे गुजर रही हैं,
अभिलंबवत बाहर की ओर। ये देखो ई की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, और एरिया वेक्टर जो हमारे पास ए होगी इसकी डायरेक्शन भी किधर को होगी, ऊपर की तरफ। देख रहे होंगे हमने कहा था अभिलंबवत डी ए। तो अभी आप बताएं ई और डी ए के बीच जो एंगल है, आप देखेंगे कि अभिलंबवत का मतलब क्या है, हमारा जब भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत होगा यानी 90 एंगल पे होगा क्षेत्रफल के, लेकिन जो डी ए की डायरेक्शन होती है वो भी सेम ई की डायरेक्शन में होती है, तब आपने थीटा की वैल्यू जीरो लेनी है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना, तब थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई ई बराबर तब आपके पास क्या आएगा, ई ए। तो ये आपकी कंडीशन आपके एक एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस की जो थीटा की वैल्यू थी वो जीरो हो गई, कॉस जीरो माने 1 होता है। तो ई ए हमने इसका मान निकाला जब वो पृष्ठ अभिलंबवत होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। कैसे होगा समांतर, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर की तरफ है, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने ये दिखा रखी हैं, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये पृष्ठ के समांतर हैं, पैरेलल हैं उसके जैसे पृष्ठ है। अब लेकिन अब की बार आप देखें एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर देख रहे होंगे अभिलंबवत हमेशा ऊपर की तरफ ही होना है, जो हमने शुरू में बात की थी एरिया वेक्टर की, यानी क्षेत्रफल अवयव की बात की थी हमने। तो वो हमारा वेक्टर जो सदिश की हमने बात की थी वो कैसे होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अभिलंबवत है, लेकिन ई और डी ए के बीच अब की बार एंगल देख रहे होंगे आप, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, 90 होगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाएंगे कि कब आपने जो है ध्यान रखना है, जब समांतर होगा उस समय थीटा की वैल्यू जीरो नहीं करनी, गलती यहीं पे करते हैं बच्चे, थीटा की वैल्यू जीरो लिख देते हैं, क्योंकि समांतर में जो है ध्यान रखना है जो डीए की जो डायरेक्शन होगी हमेशा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होगी, और ई और डीए के बीच में जो एंगल बन रहा होगा 90 बन रहा होगा, तब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उस समय गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आप समझ भी पा रहे होंगे, इस वाले पृष्ठ के अंदर से कोई भी बल रेखा गुजरेगी नहीं, क्योंकि ये सीधे की सीधी पैरेलल निकल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ई फाई जब सबसे ज़्यादा किस समय गुजरेंगी बल रेखाएं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा कब निकलती है उसके अंदर, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये ध्यान रखना आपने, फाई ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ई ए, और न्यूनतम यानी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर आप देखेंगे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर आपको पूछा जाए तो आपने ध्यान रहे कि ई ए से ही, आपको ये पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ई ए से आप निकालेंगे। ई का मात्रक हमने बताया था कि एफ अपॉन क्यू से न्यूटन पर कूलाम आया था, और ए का जो एरिया वेक्टर का होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ऊपर ले जाएंगे तो कूलाम की पावर माइनस भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखें वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र भी आपको जो एग्जाम में कभी पूछ लेते तो बीमीय सूत्र पे भी आपने ध्यान रखना है, ई ए से ही आप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एन से बल की बीमा MLT -2, न्यूटन वाले से कूलाम की क्या होती है, AT होती है, मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर होगी, तो इससे आप आसानी से इसकी बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ML3T-3 A-1 इसका बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल इसकी जो है ये होती है ML3T-3 A-1। देखो आसानी से आपको मात्रक से बीमा भी पता लग जाएगी अगर आपको सूत्र याद है। तो ये हमने जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने यहाँ तक इसके बारे में समझा। कुछ गुण है वैद्युत फ्लक्स के। वैद्युत फ्लक्स के जो है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है यहाँ पे, और वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र परबल होता है। तो ये आप लोगों को पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि अगर बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यानी जो है क्या होगी, बल वैद्युत क्षेत्र परबल होगा, यानी उस समय उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है, यानी कम होता है, कमज़ोर होता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, ये ध्यान रखना कि अगर हमने जो है यहाँ पर अगर हमारे पास कोई चार्ज इसके अंदर है और बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो आप स्वतः ही समझ लीजिए कि कैसा होगा उस पर। तो यानी जो है बाहर निकल रही होंगी तो वो जो फ्लक्स हो जाएगा उस समय फ्लक्स हमारे पास जो है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वैद्युत फ्लक्स हमारे पास धनात्मक होगा। ठीक है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। उसके चार्ज से ही समझ सकते हैं कि माइनस में बल रेखाएं, जो हमारे पास क्या होता है, माइनस में बल रेखाएं क्या होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की ओर आती हैं, यानी जो है उस समय माइनस चार्ज हो रहा होगा, तो माइनस चार्ज आप समझ पा रहे होंगे, माइनस क्यू में क्या होती है, अंदर की ओर। तो फ्लक्स भी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो है आपने साइन समेत उसको जो है चिन्ह सहित रखना है, तो आप देखेंगे वैद्युत फ्लक्स हमारे पास कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आप वैद्युत फ्लक्स के कुछ गुणों के बारे में बात समझ चुके होंगे कि क्या होगा। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ।
गॉस का नियम क्या है, गॉस से नियम क्या है, कहीं पे गॉस लिखा है, गॉस लिखा है, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना क्वेश्चन में किसी भी तरीके से है तो गॉस कह ले, ये नियम में इन्होंने जो है क्या थे, कॉल फ्रिडरिच गॉस थे, उन्होंने इसके बारे में एक नियम दिया था कि अगर कोई आवेश है और उसके चारों ओर हम एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ले, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे होंगे प्लस क्यू की वजह से आप देख रहे होंगे बाहर की ओर है, ये हमने दिखाया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे गुजर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी, अगर हमने अभी बंद पृष्ठ हमने जो दिखाया था यहाँ पे, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो है कुल वैद्युत फ्लक्स, हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, उस पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो बाउंड्री के अंदर, उसके अंदर जो बाउंड है टोटल चार्ज, उसका कितना टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको अब अच्छे से हम आगे समझेंगे भी। फाई इजकल टू होता है 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा यानी जो है ये समीशन का साइन लगा रखा है, समीशन माने क्या होता है, इन सब का जो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेज होंगे उनका हम सम कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास ध्यान रखना है अदिश राशि है तो उसको हमने साइन, हमने योज्यता का नियम पढ़ा आवेश का, उसको हमने साइन सहित, यानी चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। एप्सिलॉन नॉट हम बात कर चुके हैं पहले इसके बारे में, विद्युतशीलता कहते हैं हम इसको निर्वात की, और यह प्रावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम ये पहले ही बता चुके हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। व्यापक रूप में गॉस के नियम को हम जो है किस तरीके से लिखते हैं, आपको जो है गणितीय रूप में जब पेपर में आता है तो ये ध्यान रखना है। फाई इजकल टू हमारे पास ये फाई ई भी लिख सकता है, इसके नीचे फाई ई लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। ई हमारे पास कहीं पे लिखा होता, कहीं पे नहीं लिखा होता, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में वहाँ पे फाई बी करके आता है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फाई ई लिख लेते हैं। तो फाई ई इजकल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने बताया था ई डॉट डी ए, हमने वैद्युत फ्लक्स अभी हमने ये बात कर ली है, फाई इसका हम इंटीग्रेशन ये वाला साइन भी होता है, और अभी जो कॉल फ्रिडरिच ने बताया कि क्या होता है सिग्मा क्यू, यानी जो हम समीशन कर रहे हैं क्यू का, यानी जो इसका बीज गणितीय योग कर रहे हैं आवेशों का, उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है, सिद्ध करने के लिए आता है, 3 मार्क्स का आता है, तो इसको भी आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो गॉस के नियम में आप देखिए, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है प्लस क्यू, इसके अभी एक ही चार्ज मारने में हमारे पास आगे हम देखेंगे अगर बहुत सारे चार्ज भी होंगे तो किस तरीके से इसमें ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यदि सिग्मा क्यू बराबर 0, यदि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, अभी हमारे पास इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो सिग्मा क्यू यानी जो है हमारे पास समीशन ऑफ क्यू जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब फाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। समझ पा रहे होंगे आप क्यों हो रहा है इसकी। अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने जो है कुछ चार्जेज ले लिए, +3Q +2Q -6Q, आपको एग्जाम्पल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। +Q इस तरीके से लिया, तो यहाँ पे हम समीशन ऑफ Q कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ Q क्या करेंगे, हमें चिन्ह सहित हम इनको जोड़ेंगे, +Q +3Q +2Q और -6Q, फिर से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसके अंदर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समय भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके अंदर से नहीं गुजरी, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो चुका है, क्योंकि जो है यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू जो है सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे समीशन ऑफ क्यू, अब हमने जो है क्या कर दिया, एक चार्ज हमने कम कर दिया, तो आप देखेंगे आप Q +3Q +2Q इक्वल टू कितना आ रहा है, +6Q, तो ये समीशन 6Q आ रहा है। तो इस समय जो इसकी जो फ्लक्स की जो लाइन होगी कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पे आप देखोगे जो वैद्युत फ्लक्स यानी बल रेखाएं जिधर की ओर हैं उधर की हमारे पास हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स है वो केवल जो है क्या बताता है, बल रेखाओं की संख्या की माप बताता है कि इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है केवल बाहर की तरफ, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जो है गुजरने वाला है, तो वो क्योंकि अदिश राशि है, ध्यान रहे दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है इसका जो आएगा परिमाण वो कितना आ रहा है, सिग्मा क्यू आप देखेंगे समीशन ऑफ क्यू कितनी आ रही, +6Q आ रही। तो ये जो होगा हमारे पास कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, आपने ध्यान रखना है, जब चार्ज पॉजिटिव होगा उस समय फाई भी जो है पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया, -6Q अगर हमने ले लिया, तो आप देखेंगे -6Q लेने पर आप देखेंगे +Q +2Q -6Q -3Q आया, तो फिर से आप देख रहे होंगे अब की बार जो है बल रेखाएं देख रहे होंगे, फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रही है, माइनस हो गया टोटल जो चार्ज था, जिसकी वजह से इस समय जो है फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैंने एग्जाम्पल के तरीके से बताया। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन हम देख लें कि गॉसेज लॉ आपको सिद्ध कैसे करना है, इसकी उत्पत्ति कैसे निकालनी है। सिंपल सा डेरिवेशन है, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले आपने जो है एक स्पेयर ले लिया और इसके अंदर एक चार्ज हमारे
पास है ओ बिंदु पर Q प्लस क्यू चार्ज, इस पे हमने एक जो पृष्ठ लिया है इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। दोनों नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने एक पृष्ठ की कल्पना कर ली और इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो हमने जो है बल रेखाएं आउटवर्ड यानी बाहर की ओर दिखा रखी हैं इस समय। यहाँ पर हमने इसके सरफेस पर एक पॉइंट चार्ज पॉइंट ले लिया P बिंदु, एक पॉइंट हमने P लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे कि कितना होगा, और वहाँ पे हम क्या से रखेंगे, हम एक टेस्टिंग चार्ज रख के चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो रहा है। तो बिंदु आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। हम पिछली कक्षा में हम इसको डेरिवेट कर चुके हैं। ये इसकी जो दूरी है वो R है, और यहाँ पर इस पे जो हमने टेस्टिंग चार्ज रखा उसके चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, केवल ये जो पॉइंट चार्ज प्लस Q है इसी पर निर्भर करता है। और E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि सदिश राशि है तो E की डायरेक्शन आप बताएंगे किधर की तरफ होगा, टेस्टिंग चार्ज पे जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर की तरफ ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो E की डायरेक्शन हमारी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी बाहर की ओर E की डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे, एक छोटा सा देख लो, आप देख रहे क्षेत्रफल अवयव हमने यहाँ पे एक DA यहाँ पे हमने ले लिया है। इस DA की जो डायरेक्शन होगी, अभी हमने बात की थी, इसकी जो DA की डायरेक्शन होगी ये भी कैसे होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो देख रहे होंगे ये DA भी हमारा क्या हो रहा है। अब आप लोग बता सकते हैं मुझे E और DA के बीच एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स जब हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना है, E डॉट DA, इनका स्केलर गुणन करना है। हम बार बार बात कर रहे हैं, तो जब हमने स्पेयर लिया तो स्पेयर पे हमारे पास कोई भी DA है, यानी जो सदिश वेक्टर है उसकी जो दिशा है और E की जो दिशा है वो दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी जीरो होगी इस बार। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे, अभी हमने ये फार्मूला हमने बताया था, सूत्र अभी देखा था, गणितीय सूत्र फाई बराबर क्या होता है, फाई एस ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे अभी हमने ये कर लिया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो फाई ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमने किया कि ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ए वेक्टर ए डॉट बी से हमने भी बताया था। यहाँ पे अब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई और डी के बीच कोण थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पे आप जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 होती है कॉस जीरो की। तो यहाँ पे आप कॉस जीरो 1 कर लीजिए, तो फाई बराबर हो जाएगा, ई जो है क्या होता है, इस आर डिस्टेंस पे सभी जगह समान होगा, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा सब जगह के लिए। तो ई का मान हमने बाहर ले लिया। DA हमारे पास क्या होगा, हम इस सरफेस के लिए छोटे छोटे अवयवों को, इन सारे DA इन सबको जोड़ेंगे जो बाहर वाला, तो ये पूरे स्फीयर का क्या हो जाएगा, होल सरफेस एरिया आ जाएगा, नहीं संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा स्फीयर का। तो स्फीयर का संपूर्ण पृष्ठ आप लोगों को पता ही है, DA अभी मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया सरफेस एरिया A के बराबर हो जाएगा। और A के लिए विड्थ के लिए कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपने यहाँ पे इसको रख देना है। ये समीकरण 1 से हमारे पास E की जो वैल्यू है, यहाँ से हम समीकरण 1 से E की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, DA की वैल्यू हम यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो हमारा जो है देखिए यहाँ पे हमने रखा, तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने E की वैल्यू रख ली, DA की वैल्यू रख ली। आप देख रहे होंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे फाई बराबर बच रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या थी, गॉस की प्रमेय थी, कि जो है गॉस का नियम था कि जो है Q इसके अंदर जो टोटल चार्ज है, अभी टोटल चार्ज एक ही था तो Q उसका कितना टाइम्स होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। और यही गॉस की प्रमेय, यही हमें सिद्ध करनी थी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने गॉस की प्रमेय निकाली, गॉस का नियम हमने कैसे सिद्ध किया। सिंपल सा, अभी बहुत सारे इस पे अलग अलग इसके एप्लीकेशंस आती हैं, अनुप्रयोग आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उनको समझ पाएंगे। लेकिन आपको जो है ये एंगल ई वेक्टर DA और E का जो है वेक्टर, उसका जो दिशा है, उन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे एंगल थीटा 90 बन रहा है, कहाँ पे 0 बन रहा है, ये हमने जो है देख लिया। तो इस तरीके से गॉस की प्रमेय हमारी जो है सिद्ध हो जाती है। यही हमारे पास, अभी हमने केवल एक चार्ज लिया, इसलिए अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज इस सरफेस एरिया के अंदर होते, हमने जो स्पेयर लिया इसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे, वहाँ पे हम Q की जगह क्या ले लेंगे, समीशन ऑफ Q ले लेंगे, सिग्मा Q या समीशन ऑफ Q ले लेंगे, ये हमने बात करी। तो यही गॉस का नियम है, इस प्रकार से हम गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं, यानी ये हमारा सत्यापित हो जाता है। गृह कार्य अब आपके लिए है, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको आप लोग जो है घर में प्रयास कीजिए करने का, अच्छे से आप जो इसको न्यूमेरिकल को देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है गूगल क्लासरूम में आपके लिए भेज देंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको कीजिएगा।
तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, तो धन्यवाद आप लोगों का। ये जो है आपने अच्छे से समझ पाए हैं, इस क्लास में आप समझ पाए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना, और उसके बाद वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से, सदिश क्षेत्रफल के बारे में हमने जाना, और गॉस की प्रमेय का नियम हमने जाना और उसके सत्यापन को हमने यानी उसको प्रूफ किया। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ पाई होंगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी आप लोगों को समस्या आती है, जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि अगर क्लियर नहीं हो पा रहा, आप ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे पास जो है ये गूगल क्लासरूम में शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए, तो उस टॉपिक को हम लोग जो है प्रयास करेंगे आप लोगों का क्लियर करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इंटरेक्टिव तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जो है क्लियर करके उसको जो है अच्छे तरीके से जो है समझ के आप कक्षाओं में जो है जो भी आपको जो है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।